नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं जिन्हें नियमित सैलरी मिलती थी, सैलरी क्लास कहे जाते थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे आया है। महेश व्यास ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है कि सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने में 81 लाख सैलरी क्लास की नौकरी गई है। न्यूज चैनलों पर फैलाई गई अश्लीलता और खबरों की हत्या से जिसे जो जश्न मनाना है मनाए, लेकिन इससे इस सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता कि इसी भारत में करोड़ों लोग इस अपमान और अवसाद में जी रहे हैं कि वह बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। 2 महीने में 81 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं जो नियमित सैलरी पर थे। वैसे भी सैलरी क्लास की नौकरी की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन इसमें 2 करोड़ की कमी आ जाए तो समझिए मिडिल क्लास की कितनी कमर टूट गई हो। यही नहीं, जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं, जो 15,000 से कम कमाते हैं, नौकरी उनकी भी गई है। वे भविष्य निधि संगठन में जमा प्रोविडेंट फंड निकालकर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। तालाबंदी के दौरान 94 लाख से अधिक लोगों ने 35,400 करोड़ से अधिक की राशि निकाली है। हमारे तमाम सहयोगी अनुराग द्वारी, अजय सिंह, सौरभ शुक्ला, हिमांशु शेखर ने अलग अलग और हर्षा कुमारी सिंह ने, निहाल ने अलग अलग शहरों के भविष्य निधि संगठन के बाहर जाकर देखा। वहां कम लोग मिले, लेकिन उनकी तकलीफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम इसलिए मिले कि भविष्य निधि संगठन का सारा काम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आवेदन कीजिए, पैसा भी ऑनलाइन मिलता है। ये लोग अच्छा काम करते हैं, 10 दिनों के अंदर पैसे का निपटारा कर देते हैं। इस खूबी के पीछे की कहानी आज सामने लाने जा रहा हूं। आप हमारी रिपोर्ट में बोल रहे लोगों को सुनिए, समझिए कि इस वक्त भारत का एक तबका किस तबाही से गुजर रहा है। नौकरियां जा रही हैं, पेंशन का पैसा जवानी में निकाला जा रहा है। बनारस के पीएफ दफ्तर में पैसा निकालने वालों की संख्या आम दिनों की तुलना में 50% बढ़ गई है। वाराणसी के पीएफ दफ्तर में इन दिनों कोविड काल में नौकरी जाने या वेतन न मिलने की वजह से लोग अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं। इनकी संख्या आम दिनों से लगभग 50% ज़्यादा है। पीएफ दफ्तर के पास ही जन सेवा केंद्र में मेरी मुलाकात चुन्नी देवी से हुई, जो 64 घाट के पास ठेकेदार के यहाँ निजी तौर पर सफाई का काम करती हैं। कोविड काल में इन्हें तनख्वाह कम मिली तो अब अपना पीएफ निकालने आई हैं, क्योंकि बेटी की शादी करनी है, आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो पीएफ का ही सहारा है। पीएफ निकालना, लड़की का शादी करना है ना। हाँ, इसीलिए निकालना है। अच्छा, तो अभी तो नौकरी चल रही है ना? हाँ, नौकरी चल रहा है तो निकालेंगे तभी ना लड़की की शादी करेंगे। कैसे करेंगे? इस समय तो लॉकडाउन भी लगा, पैसा भी नहीं है। जनसेवा केंद्र के संचालक विकास शुक्ला ने बताया कि इस पीएफ दफ्तर के लिए उसी इमारत में उनके 4 जन सेवा केंद्र चलते हैं, जिनसे यहाँ लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि सिंगरौली हो गया, मध्य प्रदेश, गाजीपुर, मतलब अलग अलग जगहों से। इस समय बहुत ज़्यादा लोग, लगभग लॉकडाउन के पहले की अपेक्षा 80% ज़्यादा लोग इस समय निकालने के लिए आ रहे हैं पैसा। यही चीज़ है कि नौकरी चली गई है, घर में शादी है, पैसे की बहुत नीड है, तो उस हिसाब मतलब बहुत सारी एक्सक्यूज़ उन लोगों के पास रहती है। पीएफ दफ्तर के नीचे गार्ड के पास ऑनलाइन बातचीत करने की सुविधा है, जहां लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन बातचीत करके समाधान किया जाता है। पीएफ के आंकड़े देखें तो कोविड काल में नौकरी जाने के बाद मार्च में 1230, अप्रैल में 809, मई में 504, जून में 842, जुलाई में 1272 और अगस्त में 911 लोगों ने नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकाला। सरकार ने कोविड क्लेम के लिए नौकरी में रहते हुए एडवांस की जो सुविधा दी थी, उसके तहत 9,681 लोगों ने 18 करोड़ 64 लाख 82,050 रुपये का एडवांस भी लिया। नौकरी करने के दौरान अगर उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसमें एडवांस की सुविधा मिलती है। वो 3 कामों के लिए मिलती है। एक तो हायर एजुकेशन, मकान बनाने के लिए और शादी करने के लिए। अगर इन 3 ज़रूरतों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसके क्लेम फॉर्म को स्क्रूटनी करके कितना % उसको एडवांस दिया जा सकता है, वो उसको एडवांस मिल जाता है उसके पीएफ अकाउंट से। ये नौकरी करने के दौरान है। ये 2 तरह के पैसे वो पीएफ से विड्रॉ कर सकता है। तीसरा पेंशन का है, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
तो 2 महीने का जो वेटिंग पीरियड है नौकरी जाने के बाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य निधि के आंकड़े बताते हैं कि लोगों का भविष्य कोरोना काल और बेरोजगारी की वजह से किस कदर और कितना बिगड़ा है। और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की भी है कि अगर इस आखिरी बचत के बाद भी उनकी हालात नहीं सुधरी तो क्या होगा। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सौरभ शुक्ला नोएडा के भविष्य निधि संगठन के दफ्तर गए। वहां पता चला कि कोरोना काल में यानी तालाबंदी के दौरान करीब 2,500 कंपनियों ने पीएफ का पैसा नहीं जमा कराया है। 2,500 कंपनियों का ये हाल है। कर्मचारियों ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा पैसे निकाले हैं। इस साल 1,60,000 से अधिक लोगों ने 442 करोड़ निकाले हैं। शैलेंद्र, उमा और धर्मेंद्र को आप नहीं जानते होंगे, मगर ये उन करोड़ों लोगों में से हैं जिनकी नौकरी चली गई है। अमित कपूर पेशे से लेबर अधिवक्ता हैं। कोरोना संकट के दौरान उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को उनके पीएफ फंड से स्पेशल एडवांस की रकम निकलवाने में मदद की। अब खुद आर्थिक संकट की वजह से कोरोना स्पेशल विड्रॉल स्कीम के तहत आवेदन करना पड़ा है। और अमित, आपने भी आवेदन किया 10 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ? मेरा ही पैसा आ गया। हाँ जी, आपका पैसा वापस भी आ गया? आ गया जी, आ गया। हाँ जी। डीपीएस गाजियाबाद की कर्मचारी रही कविता पाल भी अपने पति सुंदर पाल के साथ ईपीओ दफ्तर आई हैं। बेटे के बीमारी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। कोरोना संकट के दौरान 3 महीने तक पति को काम नहीं मिला। पीएफ के लिए आए हम। पीएफ के लिए आए? हाँ जी। तो मतलब अभी पैसे की जरूरत थी इसलिए आपने आवेदन किया? हाँ? जी हाँ। सर, हमारा जो लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, हमने 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने के बाद में रिजल्ट ये लिखा कि हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो बस 4,000 रुपये निकल पाया है कुल, और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान ईपीएफओ ने कुल 94,41,000 निकासी आवेदनों का निपटारा किया। इन 4 महीनों में 35,445 करोड़ की राशि पीएफ धारकों ने निकाली। यह अप्रैल अगस्त 2019 के मुकाबले 32% ज्यादा है। सिर्फ नोएडा में 2,500 कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 5 महीनों में, जिन्हें कोरोना काल भी कहते हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ जमा नहीं किया, यानी उनका प्रोविडेंट फंड नहीं दिया है, जिसके चलते अब श्रम मंत्रालय ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा है। और इन कंपनियों का कहना है कि हमने 5 महीने में काम ही नहीं किया है, तो हमारे पास पैसे ही नहीं है सैलरी देने के, तो हम पीएफ कहाँ से जमा करेंगे। शैलेंद्र नोएडा की ओरिएंट कंपनी में काम करते थे। 12,000 रुपए वेतन था। 5 महीने पहले कंपनी ताला बंद करके भाग गई, तब से पैसा नहीं मिला। किसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा ना, जो था वो तो परिवार घर पे छोड़ दिए, फिर अपना इधर आए। तो बच्चों की फीस वगैरह कैसे दे रहे हैं? सर फीस तो अभी बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा, तो फीस कहाँ से देंगे। अब तो लास्ट सहारा सर पीएफ ही है ना सर। यही कहानी उमा की भी है। उमा को ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ 8,000 रुपए वेतन था। पिछले 5 महीने से बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाई हैं। हाँ पूछ रहा है, मैच आ रहे हैं, अब भरा ही ना रहे पैसा, ना तो कहाँ से भरेंगे। अब पीएफ निकाल के अब जमा करेंगे। हाँ फीस तो है 2,000 रुपये एक बच्चे की जा रही मेरे। 20,000 के आसपास होगी। हाँ। तो 30,000 रुपये निकालेंगे तो 20,000 बच्चों की फीस जमा करेंगे और 10,000 रुपये में बच्चों बिजली का बिल भरेंगे। बिजली का बिल भरेंगे। 94 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा एक बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है कि देश में आर्थिक संकट का दायरा कितना बड़ा है। नोएडा से सौरभ शुक्ला और गाजियाबाद से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी संकट पर पर्दा डालने के लिए चैनलों पर यह तमाशा खेला जा रहा है। तरह तरह से बाइनरी, दोनों को एक दूसरे कैरेक्टर लाए जा रहे हैं, आमने सामने खड़े करके नैतिकताओं का इम्तहान लिया जा रहा है। आप देते रहिए। दूसरी तरफ उद्योग जगत की भी क्यों हालत खराब है? वो कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा क्यों नहीं जमा करा पा रहा है? सौरभ ने नोएडा उद्योग संघ के अध्यक्ष विपिन मल्हान से बात की है। विपिन जी, ऐसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग ईपीएफ, और अब सरकार आपको नोटिस भेज के पूछ रही है? देखिए, इस कोविड-19 के चक्कर में पीएफ तो क्या पता नहीं, हम तो कुछ भी देने की पोजीशन में आज की डेट में नहीं है, क्योंकि पहले तो मार्च में लॉकडाउन कर दिया गया, तो मार्च का आधा महीना, अप्रैल, मई, फिर जून में थोड़ा सा खुला, फिर जुलाई में थोड़ा सा खुला।
कुल मिला के आज की डेट में ना तो हमारे पास प्रोडक्शन है, ना इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, ना मनी का सर्कुलेशन है। तो जब ये सारी अर्थव्यवस्था ही हिली हुई है कोविड-19 के चक्कर में, तो अगर 2-2.5 हज़ार कंपनियों ने EPF नहीं जमा किया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि लोगों के पास काम ना होना, और जब काम नहीं है श्रमिक भी नहीं है। पर हाँ, जिन लोगों का पुराना PF जमा पड़ा हुआ है वो श्रमिक जाके अपना निकाल सकते हैं। नोटिस इशू करना विभाग कर सकता है, पर विभाग को ये भी पता करना चाहिए कि वाकई वो एंटरप्रेन्योर सच में अपना काम चला भी पा रहा है कि नहीं चला पा रहा। अगर उसका उद्योग बंद पड़ा हुआ है और उसके पास ऑर्डर्स हैं नहीं हैं तो वो PF कहाँ से जमा कराएगा, ये सोचने की बात है। तो इस बारे में विभाग को भी और सरकार को भी थोड़ा लिबरल होना चाहिए। विपिन जी, चर्चा ये भी है कि बहुत हज़ारों कंपनीज बंद भी हो गई हैं। कई कंपनियों के नाम, जैसे ओरिएंट है वो कंपनी बंद हो गई, कई और कंपनियों की बंद हो गई। आपके पास कुछ डेटा है कितनी कंपनियां इन 5-6 महीनों में बंद हो गई, तालाबंदी हो गई है जहाँ पर? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं है कि कितनी बंद हुई हैं, पर हाँ ये बात सही है कि आज की डेट में जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट्स की कंपनीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। फ्रांस बंद हो गया, इटली बंद हो गई, अमेरिका बंद हो गया। जहाँ जहाँ पे भी इनके ऑर्डर्स जाते थे वो सारे मॉल बंद हैं, किसी के पास ऑर्डर्स नहीं हैं। तो ये लोग भी अभी थोड़े दिनों के लिए बंद करके ही बैठे हुए हैं कि जब वक्त अच्छा आएगा, जब ऑर्डर्स आएंगे तब ये फैक्ट्रियाँ अपनी रन करेंगे। पर विभाग शायद ये भी समझ रहा हुआ कि इनकी फैक्ट्रियाँ उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं तो PF क्यों नहीं आ रहा। यही मेरा मानना है कि इनका एक बार चेकिंग करा लेनी चाहिए कि वाकई क्या वो बेचारा उद्योगपति इस पोजीशन में है कि इंडस्ट्री चला रहा है। अगर चला रहा है तब PF नहीं जमा कर रहा तब गलत बात है, पर जिसकी बंदी हो गई, जिसके पास श्रमिक ही नहीं है, वो कहाँ से जमा कराएगा। तो इनकी भी अपनी एक समस्या है कि इनका सारा कारोबार बंद हो गया और अब इस बात पर बहस से कोई फायदा नहीं कि तालाबंदी का फैसला लिया किस आधार पर, कौन लोग उसमें शामिल थे, किस किस प्रकार के एक्सपर्ट शामिल थे कि जिसके कारण जिनके साथ बैठकर ये तालाबंदी का फैसला लिया गया। आप उस सवाल पर नहीं जाना चाहते हैं, आपकी खुशी, लेकिन ये जो आर्थिक बर्बादी हुई है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बुलंदशहर में आर्थिक तंगी के कारण रईसुद्दीन ने खुदकुशी कर ली। कर्ज के कारण रईसुद्दीन अवसाद के शिकार हो गए और आग लगा लिया। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह राजस्थान से बता रही हैं कि जयपुर में 9 जिलों के EPFO जो भविष्य निधि संगठन का दफ्तर है, उसके मुताबिक इस बार पैसे की निकासी 50% बढ़ गई है। यहाँ के सबसे बड़ा व्यवसाय है पर्यटन, जिसकी रीढ़ टूट गई है, जिसके कारण 30 से 40 लाख लोगों का काम छिन गया है। इस कारण जयपुर में भविष्य निधि संगठन के दफ्तर लोग पहुंच रहे हैं ताकि उसके पैसे से घर चल सके। हर्षा ने बताया कि पिछले साल 1,45,000 लोगों ने पैसे निकाले थे, इस बार 2,35,000 ये संख्या हो गई है। हर्षा ने जयपुर से मुनिराज मीणा, मनु गुप्ता और आशीष से बात की है। मेरा नाम मुनिराज मीणा है। पिछले होटल में ललित में काम करता था, अभी मैं फिलहाल क्लार्क होटल में काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चों की बुक्स वगैरह लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। पैसे है नहीं है। अभी PF के ऑफिसों में चक्कर काटते हैं तो PF के ऑफिसों में वो कोई बात करता है, कोई नहीं करता है, और बाकी घूम के वापस चले जाते हैं। कल भी मैं आया था, आज ही मैं आया हूँ, और पैसों का कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका PF क्यों नहीं निकल पा रहा है? PF मेरा इसलिए नहीं निकल रहा है मैम कि मेरी जो अकाउंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत डाली हुई है। जो कंपनी में पिछली कंपनी में मैं काम करता, डेट ऑफ बर्थ उसमें राइट है, आधार कार्ड से लिंक है, वो आधार कार्ड डिटेल वो पूरी क्लियर है, पर जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर डिटेल पूरी उल्टी डाली हुई है, गलत डाली हुई है। तो इसलिए PF मेरा निकल नहीं पा रहा अभी। पैसों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कितने साल आपने काम किया? आपके पास प्रोविडेंट फंड कितना होगा? करीब मैंने अभी मेरे पास में 1,00,000-2 लाख रुपए है। करीब मैं होटल लाइन में जॉब करता था शुरू से, और वही पैसा मेरे पास में, वही पैसा निकल नहीं पा रहा मेरा अभी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नाम आशीष है, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट रिंगस गांव से बिलोंग करता हूं। क्या काम करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क मैनेजर हूं। तो आप पैसा क्यों निकाल रहे हो? एक्चुअली अभी मेरी बेटी एडमिटेड है हॉस्पिटल में और मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस वजह से मैं पैसा निकालना चाह रहा हूँ। जो सैलरी पहले मंथली में मिल जाती थी रेगुलरली, अभी वो ट्वाइस इन अ मंथ आ रही है। 2 महीने में एक बार सैलरी मिल रही है, तो इससे हम लोगों की जो आम जीवन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मेरी बेटी की जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 1 महीने का तो लेट नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद देंगे आपको पैसा? नहीं, इन्होंने कहा 1 महीने बाद में तो फादर का नाम है वो ठीक होगा,
उसके बाद में फिर मुझे ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए? मैम मुझे अभी कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे जो PF है अकाउंट में है उसमें 26,000 रुपये हैं और वो फाइनली सेटल मैं करवाना चाह रहा हूँ। क्या बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बच्ची अभी 1.5 साल की है, वो गिर गई थी बेड से रात को, तो उसके सिर में कुछ चोट आई है, तो आज उसका ऑपरेट होना है, सिर का ऑपरेशन होना है, उसके लिए मुझे पैसा देना था। मेरा नाम है मन गुप्ता और मैम मेरी एज है 25। मनु, आप ये बताओ कि आप यहाँ से प्रोविडेंट फंड से क्यों पैसा निकाल रहे हैं? आपका तो एज बहुत यंग है, कोई ज़रूरत नहीं है इतने यंग आदमी को। तो मैम प्रोविडेंट फंड तो बाद में के लिए होता है, बुढ़ापे के लिए होता है। यस मैम, बिकॉज मैम अभी नीड्स जो है मैम एक्चुअली मैम पहले लॉकडाउन से पहले मैम फ़ोन लिए थे या फिर कोई भी एसेसरीज़ ली थी, तो मैम उसके कारण मैम अभी सैलरी जितनी थी उसके हिसाब से मैम हमने प्लानिंग कर रखी थी। मैम अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मैम सारी की प्लानिंग बिगड़ गई और मैम सैलरी थी नहीं, तो फिर मैम कहाँ से लाते मैम, किसी से लेते थोड़ा ना। तो मैम हमारा जो प्रोविडेंट फंड था उससे हमने निकाले पैसे और उससे हम अपनी जो है डिमांड्स थी जो पहले की उसको फुलफिल कर रहे थे। कितना पैसा निकाला है आपने? मैम अराउंड 43,000 समथिंग निकाल लिया आपने? मिल गया आपको? जी मैम, पहले ही मिल गया था। अच्छा, तो आपका जो पहले सैलरी थी अब कितनी हो गई है? मैम पहले मेरी थी मैम 27,000 थी और अब मैम 12,000 है। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैम M.Tech हूँ मैं मास्टर्स हूँ और वर्क इन MNIT। तो M.Tech के लिए तो बहुत कम है ये तनख्वाह। यस मैम। दुनिया भर की सरकारों ने नौकरी क्लास को राहत पैकेज दी। महामारी शुरू होने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाने लगा। भारत ने मिडिल क्लास को पेंशन के भरोसे छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास न फीस दे पा रहा है, न बच्चों की फीस दे पा रहा है, न अपने लोन दे पा रहा है बैंक की। उसकी ही तस्वीर को चैनलों से गायब कर दिया गया, जबकि उसी के सपनों से, उसके सपनों के आधार पर चैनलों का संसार खड़ा हुआ था। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। लोग भविष्य निधि का पैसा निकालकर वर्तमान का गुजारा कर रहे हैं। 52 साल के द्वारका प्रसाद BHEL में लगभग 20 साल नौकरी कर चुके हैं। ठेके पर काम करते थे, कोरोना आते ही नौकरी चली गई। अब भविष्य निधि के पैसे निकालने आए हैं ताकि खर्च निकल सके। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बैठा हूँ सर। 9,000 सैलरी मिलती थी, कट पीट के। पढ़ाई लिखाई बच्चों का सर करना है, अभी स्कूल बंद है। सर लोग बोल रहे हैं काफ़ी किताब कोर्स खरीद लो, पैसे नहीं सर, कहाँ से खरीदें, इसलिए PF निकाल रहे हैं। घर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही सर। 3, 4, 5 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। गहने मिसेज के रख के खा रहे हैं, बच्चे लोगों को खिला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। क्या करें सर, नौकरी कहीं मिल नहीं रही सर अदर जगह। 38 साल के सुभाष यादव स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर थे। पिछले महीने नौकरी चली गई। बच्चों की फीस भरनी है, दोस्तों से कर्ज लिया है। सोच रहे हैं PF के पैसे मिले तो उधार चुकता हो। तनख्वाह मेरी से 9,300 रुपये। अच्छा। हाँ, और PF कटता था हमारा करीबन 1,200 रुपये, 1,281 रुपये समथिंग। तो कितने साल काम कर पाए आप? सर मैं 1.5 साल काम किया मैंने। फीस है सर, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मकान का किराया देना है। अब मतलब इस महामारी के चक्कर में तो सब कहीं ना नौकरी लग रही ना कुछ हैगा। उधारी इतनी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। करीब उधारी मेरे पास 30,000 रुपये तो उधारी हो गई है। प्राइवेट नौकरी काम करने वाला व्यक्ति कहाँ से क्या करेगा। वेंकटेश की कुछ महीनों पहले शादी हुई। 3-4 कंपनियों में काम कर चुके हैं। फिलहाल नौकरी है नहीं। ये भी चाहते हैं कि PF के पैसे मिल जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो। लॉकडाउन के उसमें पेमेंट भी नहीं मिलता था और अभी घर चलाने के लिए सर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी 3 महीने हुए हैं शादी करके। दोस्त फ्रेंड इनसे ही उधार लेके चला रहा हूँ काम। ब्याज वगैरह भी देना पड़ रहा है सर? ब्याज तो नहीं, लेकिन क्या है कि फ्रेंड सर्कल में क्या है कि कब मांग ले उनको तो वापस करना पड़ेगा ना, जब भी वो मांगेंगे। तो ये है कि स्थिति इतनी टाइट है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोसाइटी करना पड़ेगा सर। क्योंकि क्या है कि यहाँ से PF का पैसे भी नहीं निकल रहा है, ऊपर से जॉब लेस हैं और शादीशुदा हैं, तो बहुत समस्या है सर। हालांकि EPFO ने कोविड-19 एडवांस स्कीम की सुविधा के तहत निजी संस्थान के कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि दी है। अप्रैल से अगस्त तक 36,487 कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिन्हें 68 करोड़ 27 लाख रुपए दिए गए। 5 महीने में क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 81,000 आवेदन आए और लगभग 251 करोड़ 69 लाख रुपए की दावा राशि दी गई। ऑनलाइन जानकारी सुधरवाने के लिए 20,000 सदस्यों ने फॉर्म भरे। इस अवधि में PF से जुड़ी 2600 से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण किया गया। 53,687 पेंशन धारकों के खाते में 6 करोड़ रुपए डाले गए। कुछ पेंशनधारी भी दफ्तर आए, इनकी अलग समस्या है। राजगढ़ के दिलीप सिंह कपड़ा मिल में काम करते थे, कह रहे हैं सालों से पेंशन रुका है, निराकरण नहीं हो रहा।
मीरा यादव के पति मार्कफेड में थे, भोपाल के करौंद इलाके में रहती हैं। पति रहे नहीं, 2.5 साल से पेंशन नहीं मिली। तो पेंशन शुरू ही नहीं हुई? नहीं हुई, बनी नहीं, 1 साल हो गई। कितने की पेंशन आनी थी लगभग? अब जो भी बनेगी ये तो अंदर से पता पड़ेगा, 2000 बने 2500 बने, अब मैं कैसे बता दूं आपको। कितने लोग हैं आपके घर में, कितनी दिक्कत हो रही है बगैर पेंशन के? अरे दिक्कत लॉकडाउन में एकदम बेसिक कोई काम ही नहीं है, लड़के भी नहीं है, अब कहीं मजदूरी भी नहीं करते, ठेला भी निकालने नहीं सके, 1 क्विंटल को गेहूँ मिल रहा है, वही खा रहा है घर में बैठ के। कहाँ से आते हैं आप? ब्यावरा से आता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। अब क्या काम क्या है आपको? अरे साहब पेंशन का। हाँ, क्या कह रहे हैं, कब से पेंशन बंद है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से बंद। कितने की पेंशन है आपकी? 1000 हो गई अब। 1000-1200 हो गई अब। हाँ बस। तो क्यों बंद कर दी थी पेंशन? 36,000 करीब बैठेगा, 36,000 रुपए पेंशन अभी टोटल अभी तक जो बची है। क्यों बंद कर दिया था, क्या बोल? क्या मालूम बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद सरकार ने कई ऐलान किए। इसमें भी ईपीएफओ खाता धारकों को राशि निकालने की सहूलियत दी गई थी, लेकिन ये हड़बड़ी देखकर पता लगता है अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार छोटे बड़े उद्योग धंधों पर पड़ी है, श्रमिकों पर पड़ी है, कर्मचारियों पर पड़ी है, और यही वजह है कि इस भविष्य निधि दफ्तर से बड़ी तादाद में लोग जो अपनी अनमोल बचत है उसका पैसा निकालने आए हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया। तालाबंदी के दौरान ईपीएफओ दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अच्छा काम किया, तभी तो लाखों लोगों को पैसे समय से मिले। ज़्यादातर आवेदनों को 3 से 10 दिनों में निपटा दिया गया, जबकि अंतिम समय सीमा 20 दिन की होती है। लेकिन सोचिए इस दौरान उनका काम क्यों बढ़ा? क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं, उनके पास पैसे नहीं थे, वे वहां गए जहां रिटायरमेंट का पैसा रखा था। बेंगलुरु से निहाल की रिपोर्ट देखिए। यहाँ आईटी सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर से यहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। ईपीएफओ के कर्नाटक मुख्यालय में अपनी जमा पूंजी निकालने वालों की ये कतार कुछ महीनों से कुछ इसी तरह लगती है। शोभा आईटी सेक्टर से जुड़ी है, इनका मकान है, लेकिन कुछ महीनों से किराएदार नहीं है, और इनके पति की नौकरी महामारी की वजह से गई। माँ बाप बच्चे सब साथ रहते हैं। बढ़ती महंगाई में सबका खर्च चलाना है। ऐसे में शोभा ने अपनी जमा पूंजी निकालने का फैसला किया। Have my loans, existing home loans, car loans and stuff like that which is running. कर्ज की किश्त अदा करनी है, घर और कार दोनों की। पति की नौकरी नहीं रही और घर चलाना है, इसलिए हम पैसे निकाल रहे हैं। So that's the problem. So I'm not able to manage my household expense. शोभा की ही तरह कई लोग हैं यहाँ पर जो अपनी जमा पूंजी निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी इस वक्त आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पर आपको दिख रही है, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से लगातार जारी है। सरकार ने रियायत दी है, लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ईपीएफ दफ्तर में ऐसी भीड़ आम दिनों में नहीं रहती। कोरोना को देखते हुए यहाँ खास व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आने वाले लोग एक दूसरे के करीबी संपर्क में न आए। कर्नाटक में इस साल अप्रैल से जुलाई के पहले हफ्ते तक लगभग 3,12,000 लोगों ने अपना ईपीएफ निकाला। इन्हें तकरीबन 1,130 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हालात और खराब होते लग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल सारे कामकाज 15 से 25% वर्कफोर्स से चल रहे हैं। ऐसे में ईपीएफ निकासी और बढ़ सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सोचिए 2 करोड़ से अधिक सैलरी क्लास की नौकरी चली गई है। जुलाई और अगस्त में 81 लाख ऐसे लोगों की नौकरी चली गई है जिन्हें नियमित वेतन मिलता था, जो खुद को सैलरीड क्लास कहते थे। उनकी व्यथा कथा कहीं नहीं है। ईपीएफओ दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्टिंग की है, उससे आपको 2 तस्वीरें मिलती हैं कि अगर इस संगठन ने पैसा देने में देरी की होती तो लोगों पर क्या तबाही होती, और किस तरह से सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि नौकरी जाने के बाद वो अपने पेंशन की कमाई से इस वक्त का गुजारा कर रहे हैं और उनकी कोई बात नहीं।
ये और बात है कि हम ये भी नहीं जानते कि ये 2 करोड़ लोग टीवी पर क्या देखते होंगे, किस तरह के कार्यक्रम देखते होंगे, एक दर्शक के रूप में इनकी क्या ज़रूरतें होंगी, हमें पता नहीं है। आप मुरादाबाद से ये रिपोर्ट देखे जाइए कि फीस ना दे पाने के कारण गाजियाबाद की तरह वहां भी माँ बाप सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ करो, माफ करो, माफ करो, योगी बाबा रहम करो, स्कूल की फीस माफ करो, योगी बाबा रहम करो, स्कूल की फीस माफ करो। इस कोरोना काल में सभी के धंधे प्रभावित हैं, बिजनेस व्यापार चौपट पड़ा है, नौकरियां जा रही हैं। स्कूल द्वारा केवल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। अप्रैल से जून तक स्कूल बिल्कुल बंद रहे थे। स्कूल कॉलेज तो आज भी बंद हैं, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं। हम लोग इसी के विरोध में कि क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, स्कूल द्वारा लगातार पूरी फीस के लेके 100% फीस के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग फ़ीस जमा करें। हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब स्कूल के खर्चे बहुत कम हो गए हैं, टीचर्स को वो आधी अधूरी सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ और टीचर्स को निकाल दिया गया है काफ़ी हद तक, और उसके बावजूद पेरेंट्स से वो पूरी फ़ीस मांग रहे हैं, ये बहुत नाजायज़ है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अप्रैल से जून तक की फ़ीस को माफ़ करा जाए, और जब से ऑनलाइन कक्षाएँ चालू हुई हैं तब से पढ़ाई जो फ़ीस का निर्धारण है वो ऑनलाइन के हिसाब से करा जाए, जिससे अभिभावक को भी राहत मिल सके और जो स्कूल के खर्चे हैं वो भी पूरे हो सकें, टीचर्स को सैलरी भी मिल सके। अभिभावक एकता, अभिभावक एकता, जनता भूखी प्यासी है, योगी बाबा इंसाफ करो, योगी बाबा इंसाफ करो। यूपी सरकार ने आज एक और आईपीएस को सस्पेंड कर दिया। महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को इसलिए सस्पेंड किया गया कि एक व्यापारी ने अपना वीडियो बनाकर वायरल कर दिया कि उन्होंने एसपी को कथित रूप से 6-6 लाख रुपए की घूस दी, तब भी एसपी हत्या की धमकी दे रहे हैं और मांग रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस व्यापारी को गोली भी लग गई, मार दी गई, गले में गोली लगी है, व्यापारी अस्पताल में है। व्यापारी का नाम इंद्रकांत त्रिपाठी है, जो माइनिंग के लिए विस्फोटक बेचने का काम करते हैं। इंद्रकांत ने आरोप लगाया था कि घूस न देने के कारण एसपी ने उनका बिजनेस बंद करवा दिया। अजीब अजीब खेल चल रहा है। देखिए यहाँ पर हम और आप किन चीज़ों में बिजी हैं। यहाँ लोग घूस में ही 6 लाख रुपए निपट लेते हैं, जिससे कमाने के लिए लोगों को कितने साल लगते होंगे। सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा है कि एसपी मणिलाल पाटीदार पर अवैध वसूली का आरोप था। 8 सितंबर को प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस वसूली में लगी है और जनता पुलिस बनने में लगी है। इस जनता की अदालत में न तो कोर्ट है, न कानून, न पुलिस। कुशीनगर में भीड़ एक प्रेमी जोड़े के गले में जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमा रही है। गांव वालों ने लड़की के बाल काट दिए हैं। नए भारत यानी विश्व गुरु भारत की ये नए ब्रांड नागरिक अपनी इस करनी का वीडियो भी बना रहे हैं ताकि दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो। इस भीड़ के दिमाग में प्रेम और लड़की के बाल को लेकर क्या भरा गया है समझा जा सकता है, बल्कि जानने की कोशिश कीजिए। क्या वाकई इस भीड़ में शामिल लोगों ने प्रेम नहीं किया होगा, अपने बाल नहीं बढ़ाए होंगे? इसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अनगिनत साल तक ये चलेगा, होता आया है। शरद शर्मा की यह रिपोर्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का फिर से कहना है कि प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं है। याद रखिए, शुरू में आईसीएमआर ने कहा था कि प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं है, उसे इलीगल कह दिया था। अब ये नई रिपोर्ट फिर से आई है कि कोई फायदा नहीं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ रिसर्च बॉडी है, उसने 22 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई के बीच देश में 14 राज्यों में 39 अस्पतालों में रिसर्च करवाई प्लाज्मा को लेकर कि कोरोना मरीजों को अगर प्लाज्मा दिया जा रहा है तो उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो 464 लोगों पर इसकी स्टडी की गई। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया और देखा गया कि जिनको प्लाज्मा दिया जा रहा है उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है और जिनको प्लाज्मा नहीं दिया जा रहा उन पे किस तरह का असर पड़ रहा है। तो रिसर्च ये बताती है आईसीएमआर की कि ये जो थेरेपी है, कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देना कोई कारगर तरीका साबित नहीं होता है। ना तो इस थेरेपी से
उनकी मौत रोकी जा रही है और ना ही जो हालात बिगड़ रहे होते हैं कोरोना मरीजों के, उनको ही रोकने में कोई कामयाबी मिल पा रही है। जो 2 ग्रुप्स जिनको प्लाज्मा दिया गया, जिनको नहीं दिया गया, दोनों में ही मौत जो थी वो लगभग बराबर हुई। दोनों में ही जो मरीजों की स्थिति थी वो ख़राब हुई और बिगड़ने से नहीं रुक पाई। तो अब जो है जब प्लाज्मा थेरेपी का जो खुद ICMR ने रिसर्च किया है उसमें केवल ये पाया गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर मरीज़ को सांस में कुछ दिक्कत हो रही होती है या उसको थकान हो रही होती है तो इसमें तो थोड़ी सी राहत ज़रूर ये प्लाज्मा थेरेपी दे देती है, लेकिन इसके अलावा चाहे बुखार हो चाहे खांसी हो, इसमें भी ये थेरेपी जो है कोई कारगर साबित नहीं हो रही है। मौत भी नहीं रोक पा रही है और ना ही हालात बिगड़ने से ये रोक पा रही है। तो ये एक नाउमीदी की खबर पूरी देश के लिए है, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में देश प्लाज्मा में बहुत उम्मीद देख रहा था, इस थेरेपी में बहुत उम्मीद देख रहा था। अब ये भी देखना है कि जिस ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश की राज्य सरकारों को ये अलाउ किया था कि आप अपने यहाँ मानवता के आधार पर जो मरीज़ हैं कोरोना के, उनको प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। तो राज्यों ने भी बढ़ चढ़कर बड़े स्केल पर प्लाज्मा थेरेपी देना शुरू किया। खासतौर से दिल्ली में हमने देखा कि देश का सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक था वो दिल्ली में खुला और करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्लाज्मा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले तो क्या अब ICMR जो खुद ही ICMR ने अलाउ किया था कि आप दे सकते हैं, क्या वो खुद ही अपनी जो एडवाइजरी थी, जो अपनी सलाह थी, उसको वापस लेगा और सभी राज्यों को कहेगा, अस्पतालों को कहेगा कि ये जो थेरेपी है ये कारगर नहीं है, ये आप मत दीजिए। तो हमें ICMR के पक्ष का भी इंतज़ार है। साथ ही साथ जब ICMR अपना पक्ष साफ कर देगा तो उसके बाद हमें देखना होगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी क्योंकि और कोई तरीका था नहीं, तो ऐसे में प्लाज्मा पर भी उन्होंने जो है काफ़ी काम किया, इन्वेस्ट किया है। तो उनको भी अब देखना होगा कि अगर ये तरीका काम कारगर नहीं है तो फिर और क्या तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। क्या कोविड के बहाने आम रेल यात्रियों की सुविधाएं घटाई जा रही हैं और निजीकरण का बहाना ढूंढा जा रहा है? रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। आपकी मेरा फोटो है, आपकी फोटो है, मेरे देखो। फोटो में क्या होता है सर? कोई पानी पीने के लिए आप पानी कहाँ पी रहे थे भाई साहब? जब मैं यहाँ से गया तब भी आपकी दारू की बोतल ये रखी को मैं क्या करूँ? आप बता दें, कोई कह देंगे आप पानी पी रहे सर, मैंने आपको देखा, आप गाड़ी पीते इसमें आ रहे हैं। आप वीडियो कैमरे में देख लीजिए मुझे कितना टाइम हुआ यहाँ पे आगे। 5 मिनट आप विदाउट पास थे कि नहीं थे जब मैं आया आपके पास? ये पूछना चाहूँगा, थे कि नहीं थे? आप ये बता दो, नहीं थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने से पहले ही मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना काटा जा रहा है। कोविड संक्रमण के चलते चालान से लेकर एंटीजन टेस्टिंग तक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो रही है। कोरोना काल में पहली बार एक साथ सवारी ट्रेनें खड़ी हो गई हैं। इसके चलते अब रेलवे समय सारणी में बदलाव कर रहा है। ट्रेनें कम स्टेशनों पर रुकेंगी जबकि उनकी रफ्तार बढ़ेगी। एसी ट्रेनों में कंबल, चादर और पका खाना नहीं मिलेगा। डिब्बा बंद खाने पर विचार हो रहा है। वेटिंग लिस्ट लंबी होने पर क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। लिनन ब्लैंकेट का ये निर्णय लिया गया है हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि या तो डिस्पोजेबल लिनन यूज किए जाए, सिंगल यूज लिनन यूज करें, और या लोग अपने घर से अपना लिनन लेके आए, और ये हाइजीन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। राजधानी दिल्ली के इस स्टेशन को PPP मॉडल पर इस तरह विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़े मॉल और होटल विकसित करने में निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। लेकिन कोविड के चलते जहां तमाम सारे लोग अपने घरों में दुबके हैं और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं रेलवे ने कैसे इस आपदा को अवसर में बदला है और आखिर रेलवे की सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन को क्या डर सता रहा है, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं ट्रेड यूनियन के दफ्तर।
शायद इसी के चलते ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन के दफ्तर में चहल पहल बढ़ गई है। ट्रेड यूनियन इसे प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कह रही हैं। यूनियन का कहना है कि 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का निगमीकरण किया जा रहा है। इन सभी यूनिटों को कॉरपोरेशन बनाकर एक ही सीएमडी की नियुक्ति होगी। 150 ट्रेनें निजी कंपनियों को देने का टेंडर एक बार निकाला जा चुका है। ट्रेड यूनियनों को अंदेशा है कि कोविड संकट की आड़ में प्राइवेटाइजेशन तेजी से किया जा रहा है। नौकरियां पहले ही कम कर दी गई हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो उनका एजेंडा है उसको इस मौके पे आसानी से पूरा किया जा सकता है, निजीकरण का और निगमीकरण का, और उन्होंने ये सोच करके इस बीच में उसको आगे पुश करने का काम किया, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमसे हमारे रेल मंत्री ने भी कहा था, हमसे हमारे जो है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने भी कहा था, फुल बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि हम जब भी कुछ करेंगे आपसे बिना पूछे हुए कुछ नहीं करेंगे। अब हम अनुभव कर रहे हैं कि वो कोविड की आड़ में सारा काम जो है वो हो रहा है। जानकारों की चिंता यही है कि कोविड में वित्तीय संकट के नाम पर कहीं आम लोगों की ये सवारी खास लोगों तक ही सीमित न हो जाए। नई दिल्ली से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश से एक विकलांग और परिवार से असहाय महिला को नौकरी दी जाती है, मगर 9 महीने बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब वो महिला अपने 9 महीने के वेतन और नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। पलवल के जवाहर नगर कैंप में रहने वाली मीनू बाला चल फिर नहीं सकती, माता पिता भी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कहने पर एक छोटी सी नौकरी मिली तो वो भी कुछ महीनों में छीन ली गई। कई महीनों की तनख्वाह भी नहीं दी गई। मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी धर्मशाला में 2018 को आए थे, मैं उनके आगे पेश हुई थी। उन्होंने मेरे को ये जॉब लगाई थी। मनीराम शर्मा डीसी सर को बोला कि इसको डीसी रेट पे लगाएं। तो उसके बाद आपको केवल 1 साल का वेतन दिया गया है? हाँ जी, 1 साल का वेतन दिया गया, उसके बाद वेतन नहीं दिया। क्या अब मैडम ने जो एप्लीकेशन लिया आप जब पिछली बार आए थे उस पर क्या कार्रवाई की? अभी कुछ भी नहीं। अब हाल ये है कि कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है। जिला नगर आयुक्त के ओहदे पर मोनिका गुप्ता के आने के बाद उसकी आस फिर जागी तो वो उनसे मिलने पहुंची, लेकिन 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी बार भी लंबे इंतज़ार के बाद मुलाकात हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले। देखिए, ये मैटर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुझसे पहले का है, ये लास्ट ईयर का है। जो उस लेडी ने आके मुझे बताया उसके अनुसार वो मार्च से हमारे दफ्तर नहीं आए, काउंसिल के दफ्तर वो नहीं आई है। तो अब ये क्या मैटर है, ये तो जो उस टाइम पे लोग थे उनको देखना चाहिए था, वही बता पाए। जो नौकरी राज्य के मुख्यमंत्री ने दी थी उसे अफसरों ने छीन लिया, और ये हाल उस राज्य का है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान में काफ़ी आगे माना जाता है। ऐसे अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मीनू बाला जैसी कितनी ज़रूरतमंद मदद से कोसों दूर हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।